पार्टनरशिप का नया चैप्टर शुरू करने से पहले पीछे के सारे चैप्टर्स को एक बार री कर लें, उसके रूल्स को कम से कम री कर लें, जो जो पढ़े हैं टॉपिक्स हम, क्योंकि अब पार्टनरशिप में एक ही चैप्टर बचा है पढ़ने के लिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का विघटन। तो उसको शुरू करने से पहले पीछे वाले सारे टॉपिक्स को हम लोग री कर लें एक बार। तो सबसे पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में कौन कौन से वो नियम हैं जो लेखांकन के लिए पार्टनरशिप फर्म में लागू होंगे, साझेदारी कारोबार में लागू होंगे। आपको मैंने बताया था कि पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, साझेदारी का संविधान होता है, उसमें साझेदारी कारोबार से संबंधित सभी बातों का उल्लेख रहता है और उसी के अकॉर्डिंगली साझेदार अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस ऑपरेशन करते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में आता है तो उसको सोल्व करते हैं। लेकिन पार्टनरशिप डीड बनाना ज़रूरी नहीं होता है। पार्टनरशिप की स्थापना, साझेदारी की स्थापना एग्रीमेंट द्वारा होता है और यह जो एग्रीमेंट है ओरल भी होता है, रिटन भी होता है। ओरल एग्रीमेंट से भी हम साझेदारी कारोबार कर सकते हैं और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। लेकिन लीगली वैधानिक रूप से ओरल एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। कारोबार तो हम कर सकते हैं लेकिन कानून उसको मान्यता नहीं देता। तो अगर हमने रिटन एग्रीमेंट किया है, पार्टनरशिप डीड बनाया है और उसके अनुसार साझेदारी कारोबार का संचालन कर रहे हैं, तब तो चलिए उसमें जो रूल्स रेगुलेशन होंगे उससे हम करेंगे। लेकिन अगर हमने ओरल एग्रीमेंट किया, मौखिक समझौता किया है, तो मौखिक समझौते के अनुसार हम सभी अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बहुत सारे प्रोविजंस स्वतः लागू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अप्लीकेबल होंगे। उसमें से 5 बिंदुओं की चर्चा हम करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। याद रखिए, ये 5 नियम तब लागू होंगे जब साझेदारी संलेख नहीं बना हो, पार्टनरशिप डीड नहीं बना हो, या पार्टनरशिप डीड बना हो और उसमें इसका प्रोविज़न ना। तो वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं? पहला प्रोविज़न मैंने बताया था आपको कि सभी साझेदार समान अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। दूसरा मैंने बताया था कि किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तीसरा मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं साझेदारों को दिया जाएगा। चौथा, किसी भी एक्टिव पार्टनर को किसी तरह का रेम्यूनरेशन यानी सैलरी और कमीशन, बोनस वगैरह नहीं दिया जाएगा। पांचवा, कि यदि साझेदारों ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस लोन पर उन्हें 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो लाभ हानि का बंटवारा समान अनुपात में होगा। इंटरेस्ट ऑन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नो एनी रेम्यूनरेशन टू एक्टिव पार्टनर, और पार्टनर्स लोन पर 6% पर एनम प्रति वर्ष की दर से ब्याज। ये 5 नियम अपने आप लागू होंगे। तो ये इसके अलावे हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स कैपिटल कितने प्रकार का होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल मैंने बताया था आपको फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल।
दो प्रकार के होते हैं। जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कैपिटल से रिलेटेड दो अकाउंट्स, दो खाते खोले जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ एक ही खुलता है जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक ही खाता खुलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है, कैपिटल अकाउंट में आप दिखाते क्या क्या है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मान लेते हैं XYZ 3 पार्टनर हैं, तो अमाउंट का हम लोग 3 खाने खींच लेते हैं। अब इसमें क्या क्या किधर लिखा जाता है, ये सबसे कॉमन अकाउंट है, आपको पार्टनरशिप के सारे चैप्टर से मिला होगा। तो डायरेक्ट खाता खोलना, एंट्री बनाकर अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलते हैं और आपके आंसर में एंट्री नहीं पूछा गया है तो अननेसेसरी आपका टाइम कंज्यूम होगा, समय बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो सीधे अकाउंट खोलने का तरीका मैंने बताया था आपको। सबसे पहले हम लोग बाई बैलेंस BD लिखते हैं। बाई बैलेंस BD मान लेते हैं कि कैपिटल जो फ्लक्चुएटिंग है तब उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस खाते का कि क्या किन किन आइटम्स को, किन किन मदों को हम क्रेडिट में लिखें, किन किन मदों को डेबिट में लिखें। तो इसका सबसे आसान फार्मूला है, आसान तरीका है समझने का कि जिन जिन मदों को हम कैपिटल में जोड़ते हैं, 11th क्लास में आप पढ़े हैं, बैलेंस शीट बनाने के दौरान कैपिटल का जो डिटेलिंग होता है इनर कॉलम में लिखते हैं, फिर उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ते हैं, यानी कुछ आइटम जोड़ते हैं, कुछ आइटम घटाते हैं, तब आउटर कॉलम में ले जाते हैं। तो वही चीज़ है ये, उसी चीज़ को हम यहाँ लेजर के रूप में हमने दिखा दिया है। तो जो आइटम, जो चीज़ कैपिटल में जुटेगा वो BD वाले साइड में लिखेंगे, जो आइटम कैपिटल से घटने वाला होगा उसको BD के उल्टा यानी डेबिट में लिखेंगे। तो जो चीज़ जोड़ना है कैपिटल में, ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल के, उसको बाई में लिखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि BD बाई में है। जैसे बाई कैश, अगर कोई नया साझेदार पूंजी लाता है तो बाई गुडविल के लिए लिखा होगा, बाई सैलरी या कमीशन अगर दिया जाता है पार्टनर्स को तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो। इसके अलावा आपने खोजा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये क्या है भाई? ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, लाभ में हिस्सा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम समझाएंगे आपको फिर से। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने खोला है, प्रॉफिट हुआ है तो बाई रिवैल्यूएशन
इसके अलावा अगर रिजर्व फंड वगैरह भी है तो बाय रिजर्व ऑब्लिक फंड एटसेट्रा इत्यादि। जो जो चीज़ कैपिटल में जुटना है वो सब बीडी वाले साइड में लिखेंगे, यानी बाय में लिखेंगे। और जो जो चीज़ कैपिटल से घटता है उसको हम बीडी के उल्टे साइड में यानी टू में लिखेंगे। जैसे टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हुआ तो टू पीएल एप्रोप्रिएशन, लॉस को हम बांटते हैं शेयर ऑफ लॉस। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट खोले हैं उसमें लॉस हुआ टू रिवैल्यूएशन। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अविभाजित हानि। अगर बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ। ETC। तो उसके बाद हम बैलेंस शीट निकालते हैं टू बैलेंस CD। इसके बाद हम टोटल करते हैं फिर हम बाय बैलेंस BD करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हम ऐसे खोलते हैं। और मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि कैपिटल अकाउंट बहुत ही पूरे पार्टनरशिप के चैप्टर्स में जो जो चैप्टर है सब लगभग सब जगह कैपिटल अकाउंट खोलना है। तो कैसे खोलना है आप सीख गए, पहले भी आप जानते हैं इसको। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट केवल एक खाता तब खुलता है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो या फ्लोटिंग। लेकिन कभी कभी लिखता है कैपिटल फिक्स्ड है तो कहीं कहीं दो खाते आपको खोलने पड़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और उसके बाद करंट अकाउंट भी। तो दो खातों में जाएगा क्या क्या चीज, कौन कौन सा पोस्टिंग कहाँ करेंगे आप। तो एक बात भी याद रखिए, करंट अकाउंट भी वैसे ही खुलता है जैसे कैपिटल अकाउंट खुलता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, खोलने का तरीका एक ही है। बस जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलें तो केवल बाई बैलेंस BD या टू बैलेंस CD लिखें। ये सारा पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा। हाँ, दो चीज़ का पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में हो सकता है, यदि कोई साझेदारों ने एडिशनल कैपिटल लाया है या कोई नया पार्टनर आया है तो बाई कैश या बैंक। दूसरा, यदि साझेदारों ने कैश ड्रॉइंग किया है, नगद आहरण किया है तो टू कैश या बैंक। बस तो बाई बैलेंस BD, बाई कैश या बैंक, टू कैश या बैंक या टू बैलेंस CD, बस इतना ही चीज़ होता है। जनरली हमने देख आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें केवल बाई बैलेंस BD या उसी को फिर टू बैलेंस CD में लिखकर खाता बंद कर दें, बहुत छोटा सा खाता होगा। तो अब सवाल उठता है कि अभी जो हमने सारा कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग किया इसको कहाँ लिखेंगे। इसके लिए हम खोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग से और उसी में लिखेंगे। किधर लिखेंगे भाई, तो जिधर हम कैपिटल अकाउंट में लिख रहे थे उधर करंट अकाउंट में लिखेंगे। हाँ, एक बात याद रखिए कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस BD होता है वो जनरली क्रेडिट होता है, बहुत रेयर केस में डेबिट में जाता है। लेकिन करंट अकाउंट का जो बैलेंस BD होता है वो किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट कहीं हो सकता है, पहले से नहीं भी हो सकता है। तो अगर डेबिट क्रेडिट लिखा है, डेबिट लिखा है तो टू बैलेंस BD लिखें जिसका है, जिसका क्रेडिट लिखा है बाई बैलेंस BD लिखें। अगर पहले से बैलेंस है ही नहीं तो मत लिखें, सीधी बात है।
तो ये सारा जो पोस्टिंग है, बाय गुडविल, बाय सैलरी कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन, बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिजर्व फंड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस इटीसी, ये जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाय में लिखे हैं, अब इसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के बाय में लिखेंगे। टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, टू रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट एंड लॉस इटीसी, ये सारा जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखे हैं, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में लिखें। ठीक है, यानी ये एक ही खाते का आइटम दो भाग में बंट जाएगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में समझ लें आपकी बहुत मिनिमम रेयर चीज लिखना है, बाई बैलेंस बीडी या टू बैलेंस सीडी, बस। इसके अलावा अगर एडिशनल कैश आया है या कैश ड्राइंग हुआ है तो बाई कैश टू कैश लिखिए, नहीं हुआ तो मत लिखिए, केवल बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी लेकर खाता बंद। बाकी सारा पोस्टिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में करना है और उसी साइड में करना है जिस साइड में आप कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। तो चलिए, कैपिटल अकाउंट का भी हमने प्रॉब्लम क्लियर कर दिया। अब तीसरा टॉपिक आपको क्या मिला था? तीसरा टॉपिक मिला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद करिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, ये क्या है भाई? तो आपको मैंने बताया था कि पार्टनर्स प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेट में जनरली तीन ही चीज़ बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं वहाँ तीन के बजाय चार आइटम हो जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सीधे बैलेंस शीट नहीं बनाना है हमको, उसके बाद एक छोटा सा खाता खोलना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तब बैलेंस शीट बनाना है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आए उसको सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, बल्कि उसको पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होते हुए तब हो जाएगा एट लास्ट बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या चीज़ रहता है, क्या चीज़ का पोस्टिंग करते हैं आप? क्या ये 11th में इसको आप खोला ही नहीं जाता था? 11th में भी आइटम था, लेकिन ये अलग से नहीं खोला जाता था। इसमें लिखे जाने वाले, इसमें पोस्टिंग किए जाने वाले सारे आइटम्स 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हम लिख देते थे, लेकिन यहाँ अलग कर देना है। तो इसमें कौन सा पोस्टिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? तो याद रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गिना चुना 3-4 आइटम है, जो सब का सब साझेदारों का व्यक्तिगत आइटम है, पर्सनल आइटम है, उनके पर्सनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ आइटम है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। पार्टिकुलर अमाउंट 4 खाने होते हैं उसमें। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। इसके बाद इंटरेस्ट, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब पार्टनर का रेम्यूनरेशन है, सैलरी कमीशन। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट का कुछ भाग, तो वो 3 चीज़ मैक्सिमम डेबिट में रहेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे और फिर उसके नीचे पार्टनर्स का नाम लिखते जाएंगे, सबका अमाउंट इनर कॉलम में, फिर जोड़कर अमाउंट का नेम है। वैसे ही सैलरी कमीशन यानी रेम्यूनरेशन है तो टू सैलरी या टू कमीशन लिखेंगे, फिर पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, सबका अमाउंट इनर कॉलम में लिख के जोड़ के अमाउंट का नेम है। अगर प्रॉफिट का कुछ भाग जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करना है या किसी दूसरे फंड में ट्रांसफ़र करना है तो टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व फंड जनरल रिजर्व। क्रेडिट में क्या रहता है? क्रेडिट में एक ही चीज़ रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे और सारे पार्टनर्स का नाम उसके नीचे लिखेंगे, सबका अमाउंट इनर कॉलम लिखेंगे, जोड़कर आउटर कॉलम में ले जाएंगे। इसके बाद देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किधर कम पड़ रहा है, डेबिट घटता है या क्रेडिट घटता है। डेबिट घटता है तो आपको पता है उसको प्रॉफिट कहेंगे, क्रेडिट घटता है तो उसको लॉस कहेंगे। तो क्या करेंगे हम,
उस प्रॉफिट या लॉस को साझेदारों में डिवाइड कर देंगे लाभ हानि के प्रोपोर्शन में, प्रॉफिट लाभ हानि के अनुपात में। तो लिखेंगे डेबिट घटेगा तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC, इनर कॉलम में लिख के अमाउंट खाने में लिखा दीजिए। यानी जो भी लाभ हानि यहाँ पर आएगा किसी एक आदमी को नहीं मिलेगा, जितने पार्टनर्स होंगे उनका जो लाभ हानि का अनुपात दिया होगा क्वेश्चन में, उसके उस अनुपात में, उस रेशियो में बांट कर तब दिखाना है। अगर लॉस आया है तो बाई लॉस नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC, जो बांट कर दिखा दीजिए आप। तो इस तरह से खुलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखिए ये गिने चुने 4 आइटम आपको मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन यानी सैलरी कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बस यही 4 आइटम इसमें आता है। इसके अलावे भी अगर क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा आइटम दिया गया है तो उसके लिए आपको एक दूसरा खाता खोलना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा और उससे गुजारते हुए उस प्रॉफिट को, उसमें जो बैलेंस आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तब बनाएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये 3 मेन टॉपिक मैंने आपको बताया कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, यानी अगर पार्टनरशिप डीड ना बना हो, रिटेन एग्रीमेंट ना हुआ पार्टनर्स के बीच, तो 5 कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो एप्लीकेबल हैं अकाउंटिंग के लिए। दूसरा मैंने बताया कि पार्टनर्स कैपिटल 2 प्रकार का होगा, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो 2 खाते खुलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में खुलेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में खुलेंगे। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ एक ही खाता खुलेगा और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे खोला जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक बात याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी निकलेगा ओपनिंग बैलेंस पर निकलेगा। इसमें 2 तरह के प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। ओपनिंग बैलेंस साझेदारों का दे दिया गया रहेगा, उस पर आप सीधे सीधे निकाल लीजिए, ओपनिंग बैलेंस गुना रेट बाई 100 गुना 10/100। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ओपनिंग बैलेंस भी होगा और बीच बीच में आप जो है पूंजी लगा रहे होंगे या निकाल रहे होंगे, तो वहाँ प्रोडक्ट विधि से बनाना होगा। यानी ओपनिंग बैलेंस है या एडिशनल कैपिटल है या बीच का ड्राइंग है, कितने महीना साल का अंत तक रहा उतना से गुना करके प्रोडक्ट बना निकालेंगे। ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए 1 जनवरी को पूंजी, ओपनिंग जनवरी से दिसंबर का साल है, 1 जनवरी की 1 लाख रुपया पूंजी है तो 1 लाख में 12 से गुना कर देंगे, 12 लाख हो जाएगा पर उसका। अब पता चला है कि 1 अक्टूबर को 10,000 की पूंजी और लगी तो 10,000, 3 महीना वो पूंजी रहा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10,000 गुना 3, 30,000 जोड़ देंगे 12 लाख में। अब पता चला कि 1 जुलाई को इन्होंने 1 लाख रुपया ड्राइंग कर लिया है तो 1 लाख गुना 6, जुलाई से दिसंबर 6 महीना होता है, 6 लाख घटा देंगे 12,30,000 में, 6,30,000 बचा। अब 6,30,000 का हम या तो इंटरेस्ट निकाल लें या फिर सबका अलग अलग 12 लाख का इंटरेस्ट निकाल लें, उसमें 30,000 का इंटरेस्ट निकाल कर जोड़ दें, उसमें 6 लाख का इंटरेस्ट निकाल कर घटा दें, तब आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आसान है, लेकिन हमेशा याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पर ही निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस पर आप गलती से मत निकाल दीजिएगा। बाय द वे कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दे दिया जाता है और उसमें लिखा रहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, लाभ में या हानि में कितना हिस्सा मिला, सैलरी कमीशन किसको कितना मिला, रिजर्व फंड में कितना कितना मिला, ये सब की चर्चा रहती है और क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता है। तो अब सबको मिलाकर हम पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे। कैसे? उल्टा चल के, ये ओपनिंग बैलेंस था, इसमें सबको जोड़े और इसको घटाए तब टू बैलेंस शीट आया, लेकिन ये टू बैलेंस शीट ही मालूम हमको यहाँ पहुँचना है, तो इसमें क्या होगा, ये सबको जोड़ेंगे
और इसको घटाएंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस में जो जो चीज़ें जुड़ती थी क्लोजिंग बैलेंस में उसको घटा देना है, और ओपनिंग बैलेंस में जो जो चीज़ें घटती थी क्लोजिंग बैलेंस में उसको जोड़ देना है, तो अपने आप आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। उल्टे प्रोसेस से चलेंगे और ओपनिंग बैलेंस निकाल लेने के बाद तब पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। हाँ, दूसरा जो प्रॉब्लम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, आहरण पर ब्याज। तो अगर साल में एक ही बार ड्राइंग हुआ है, एक मुश्त रकम हुआ है, उसका डेट मालूम है, तब तो पूरे साल या उतना महीने का ब्याज आप आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन जब ड्राइंग बार बार हुआ हो, अलग अलग तिथियों पर हुआ हो, तो उसका जो है एक अलग तरीका है, अलग मेथड है निकालने का। तो इतना ही पर हम रोकते हैं, बाकी सारा इसमें 4-5-6 क्लास तक चलेगा, तब जाकर सारा टॉपिक का रिवीजन होगा। लेकिन आप सारे विद्यार्थियों से ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि रिवीजन को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आपको बनाते समय हुआ होगा तो रिवीजन से क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्लास हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कल देखेंगे।